जय हिंद साथियों, मैं सईद अनवर। आप लोगों को जो अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है और एसएससी जीडी का, उसके लेकर मैं डेली एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसटीएल क्लासेस में बने रहें, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसटीएल क्लासेस में, आप इसके लिए बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनता को प्रभावित किया था? तो चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। द हिंदू और पायनियर, ये मराठा नहीं है, द मराठा है, ठीक है ना, द मराठा, ठीक है। द मराठा और केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और स्वदेश मित्रन, यंग इंडियन और हरिजन। तो इसका सही आंसर जो होगा द मराठा और केसरी। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो राष्ट्र भावना को फैलाने के लिए दो समाचार पत्र निकाले। तो फर्स्ट क्या है, तो वो है, पहला है कि द केसरी और दूसरा क्या है, द मराठा, ठीक है। तो द केसरी, जो केसरी निकलता था वो मराठी भाषा पत्रिका था और द मराठा था वो आपका इंग्लिश में भाषा में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसी लेवल का, इसी टाइप का क्वेश्चन इंडियन आर्मी में और मतलब यानी कि अग्निवीर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नमक सत्याग्रह, है ना, के दौरान भारत का वायसराय कौन था? हम लोग को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नमक सत्याग्रह किनके नेतृत्व में हुआ था। तो नमक सत्याग्रह के टाइम पे जो भारत का वायसराय था वो कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड है लॉर्ड इरविन, फोर्थ है लॉर्ड लिनलिथगो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन, क्योंकि इरविन का टाइम पीरियड 1930 तक था, है ना। आई थिंक 1926 से लेके 1930 तक इनका टाइम पीरियड था, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में नमक सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट ये देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कि इरविन का टाइम पे मतलब नमक सत्याग्रह हुआ था और नमक सत्याग्रह का जो लीड किए थे वो कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति एक जनजाति है का मुख्य व्यवसाय यानी कि उनका मुख्य कार्य क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है? मछली पकड़ना, शिकार और कृषि, आईटी सेवाएं या जहाज निर्माण। तो उनका जो मेन काम है वो है शिकार और कृषि। सही आंसर क्या हो जाएगा? शिकार और कृषि। भील जनजाति जो मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो भील जनजाति प्रमुख रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात वाला इलाका में पाया जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ के तापित होने के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है? जब मतलब जमीन पूरी तरह से गर्म हो जाता है ना, मतलब बहुत ज्यादा धूप होता है तो जमीन गर्म हो जाता है, तो उस टाइम में कौन टाइप का वर्षा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या अम्लीय वर्षा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो संवहनीय वर्षा, ठीक है ना, संवहनीय वर्षा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। जब पृथ्वी की सतह सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाती है तो उनके ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है ना। हवा भी ऊपर मतलब वो गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर जाकर फिर ये हवा क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और ठंडा होने के बाद क्या होता है? बादल बनकर बदल जाता है, बादल बन जाता है और
इस तरह से वर्षा होता है और इस तरह का वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहनी वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, इंग्लिश में कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? आप लोग सही आंसर बताइए जो जानते हैं। अनुच्छेद 1 से 11, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 51 से 75। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। आप लोग का एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिकल, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 किस भाग में आता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। मौलिक अधिकार का जो मतलब अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक है। ठीक है, तो थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो मौलिक अधिकार यानी कि इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भारतीय नागरिकों को दिए गए महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार जो है मतलब आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। ठीक है, और इसमें 6 अधिकार है। मौलिक अधिकार में कितने अधिकार है? तो 6 अधिकार है, याद रखिएगा, है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन, यानी कि आपका संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। तो इस संशोधन के बाद कौन सा अधिकार मतलब मिला, कौन सा सॉरी इसमें से, इस चारों ऑप्शन में से किसको मौलिक अधिकार बना दिया गया? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार। तो हम सब जानते हैं 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में हुआ और उसी के तहत हम लोग को शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? आपका 2002 में हुआ। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, फ्री एजुकेशन मिलता है जिसके तहत 6 से 14 ईयर के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में। और ये जो इसके लिए एक मतलब आर्टिकल्स जोड़ा गया वो है एक 21A। तो राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 21A। ठीक है ना, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2002 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है? अभी हम लोग देखे थे स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें मतलब जब हम लोग मौलिक अधिकार डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस समय समझ में आ जाएगा। तो इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है ना, ये मतलब स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो आता है वो क्या क्या आता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने और घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी पैसे या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। तो ये सब आपका मतलब ये आता है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये एक मौलिक अधिकार है, यह स्वतंत्रता का अधिकार का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कला से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को पता है कि कला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने विस्तृत श्रृंगार और मुखोटे जैसी चेहरों की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी प्रसिद्ध है, या मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध है, कथकली प्रसिद्ध है, या ओडिसी प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कथकली। क्या आंसर हो जाएगा, कथकली। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कथकली केरल का एक फेमस डांस है, शास्त्रीय डांस है। ठीक है, कितने शास्त्रीय डांस है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। इसमें कलाकार क्या करता है, भव्य वेशभूषा धारण करता है, भारी बहुत हेवी लेवल का श्रृंगार मतलब करता है, भारी श्रृंगार करता है चेहरे पर, और विशेष एक अलग तरह का पेंटिंग करता है चेहरे पर, है ना, जिससे उनका चेहरा मुखौटे जैसा दिखाई देता है, समझे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पश्चिम बंगाल की कौन सा नृत्य शैली मार्शल आर्ट से प्रभावित है तथा इनमें सॉरी इसमें कलाबाजियां, है ना, जो कलाबाजियां होती है वो शामिल है, छऊ, लावणी, बिहू और भांगड़ा, इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छऊ। ठीक है, ठीक है, छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की बहुत फेमस डांस है, और झारखंड के सबसे फेमस डांस भी छऊ है ना। इसको देख लीजिए, छऊ डांस जो है ना, पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा जैसे हम बताए थे, है ना, यहाँ की जो फेमस डांस है ये छऊ है, ये तीनों स्टेट का। और ये मार्शल आर्ट से प्रभावित है ये डांस, तेज और शक्तिशाली नृत्य की मुद्राएं इसमें दिखाई जाती है, बहुत सारा कलाबाजियां दिखाई जाती है, और कुछ रूपों में मुखौटे का भी उपयोग, मास्क का भी उपयोग इसमें किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, नेशनल पार्क का ही क्वेश्चन है मगर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान का नया बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, यानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, कौन सा स्टेट में, छत्तीसगढ़ का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्र घाटी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, या गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। 2024 में छत्तीसगढ़ का यही नया टाइगर रिजर्व बना, नया राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य बना। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी तक भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नवंबर 2024 में गुरु घासी नेशनल पार्क और टाइगर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर गुरु घासी तेमोर पिंगला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये भारत का 56वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना। ठीक है ना, इससे इसके साथ ही ये इंडिया में कितना बन गया, 56वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये अवार्ड से क्वेश्चन है, अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी करंट अवार्ड है उस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जनवरी 2025 में मैं तो करवा ही दूंगा, ठीक है ना, आने वाले वीडियोस में अवार्ड का भी वीडियो देखने मिलेगा और हर एक टॉपिक का वीडियो देखने को मिलेगा। आप लोग मतलब एसटीएल क्लासेस का यूट्यूब चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि जनवरी 2025 में किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, मीरा नायर, या ऋतुपर्णा घोष, सॉरी ऋतुपर्णा घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपर्णा सेन। इनको 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ठीक है,
इसका देख सकते हैं, अपर्णा सेन को, है ना, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्च 2025 में, क्वेश्चन क्या है, मार्च 2025 में मध्य प्रदेश यानी एमपी, ठीक है, एमपी के किस राष्ट्रीय उद्यान को, किस नेशनल पार्क को भारत का 58वां 58th, है ना, बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भारत का 58th टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है। एक चीज याद रख सकते हैं, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेना में जो रैंक मिलता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पर भी वीडियो आएगा, है ना। और आप लोगों को किस किस टॉपिक में अग्निवीर और एसएससी जीडी के लिए वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया, ये हो गया, हाँ, ये क्वेश्चन, भारतीय सेना में एक ब्रिगेड में कितने बटालियन होती है ना, कितने बटालियन होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसका तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इंडियन आर्मी का संरचना इस प्रकार होता है, सेक्शन, फिर प्लाटून, कंपनी, फिर बटालियन, ब्रिगेडियर, फिर डिवीजन। एक ब्रिगेडियर सामान्यतः लगभग 3 बटालियनों को मिलकर बनता है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भारतीय सेना कमान का प्रमुख होता है। तो इसका आंसर बताइए जो जान रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। इंडियन आर्मी में आर्मी कमांड यानी सेना कमान का जो प्रमुख होता है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जीओसी इन चीफ कहते हैं। और इस पद पर सामान्यतः कौन होता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना में, ये नौसेना का क्वेश्चन है ना, उसका अधिकारी का रैंकिंग पूछ रहा है। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर कौन होता है। तो इनका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये जो होते हैं ना चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो संक्षिप्त व्याख्या यानी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इंडियन नेवी का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो होता है कौन, वो कौन होते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं। और यह अधिकारी नौसेना का प्रमुख होता है। इनकी रैंक आमतौर पर एडमिरल होती है, ठीक है। याद रखने का एक तरीका है, अलग अलग 3 तरह का फोर्स होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो यह चीज जान रहे, तो आर्मी में होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एयर फोर्स में एयर चीफ मार्शल होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हाँ, इतना ही क्वेश्चन है आज के क्लास में। तो धन्यवाद, आप इसी तरह बने रहिए, है ना। चलिए।